जब बिहारी के लिए बिहार बन सकता है, मराठी के लिए महाराष्ट्र हो सकता है, नागा के लिए नागालैंड हो सकता है, तो गोरखा के लिए गोरखालैंड क्यों नहीं हो सकता? ये बंगाल से अलग होने का बात नहीं है, क्योंकि ये कभी बंगाल का नहीं था। हिस्ट्री हैज़ टू बी करेक्टेड। ये हमारा सिर्फ डीमर्जर का बात है। ये इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली मर्ज हो गया, एक ऐतिहासिक भूल हो गया। हमारा लोग कॉन्शियस है, सही आदमी को सही जगह पे भेजेगा। लता मंगेशकर को गाने के लिए भेजेगा, सचिन को फिर फुटबॉल खेलने नहीं भेजेगा। वो लोग जानता है जिम्बा इस जगह के लिए फिट है तो उसी में भेजेगा। राजू जी के साथ आपके कैसे हैं संबंध? और राम और हनुमान का बोलिए। विष्णु प्रसाद शर्मा जी, उनको एक टिप्पणी की थी उनके ऊपर कि लायन कभी गधे के साथ डिबेट नहीं करते। उन्होंने कहा था कि आपने खुद को क्या लायन माना है और मुझे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में झूठ कभी नहीं। दार्जिलिंग अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही और एक चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, वह अपने राजनीतिक आंदोलन के लिए। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वह भी वहाँ के जो पहाड़ की जो मुख्य राजनीतिक पार्टी थी GNLF, उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो कि आज भी लोगों के मस्तिष्क में बैठा हुआ है। और दार्जिलिंग की बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ लेट्स टॉक के अंदर हमारे एक मेहमान जो कि दार्जिलिंग के विधायक हैं, नीरज जिम्बा जी, वो हमारे साथ बैठे हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए, हमारे साथ अपने जो अनुभव है उन्हें साझा करने के लिए, और कुछ तीखे सवाल भी हैं हमारे पास उनके लिए जो हम उनसे पूछेंगे। और वह भी अपने विधायक का जो उनका जो टेन्योर है, लगभग अब 4 साल से ज़्यादा हो चुका है, उसके बारे में भी वो कुछ बताएंगे हमें कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की जिस वजह से उन्हें जिताया गया था। क्या वाकई में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि उन्हें दोबारा इसी विधायक क्षेत्र से जिताया जा सके। तो नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहाड़ पर मौसम कैसा है अभी? मौसम तो अच्छा है, सीजन है। यहाँ कंफर्टेबल है आप? आई एम वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, तो वेरी कंफर्टेबल। हम कोशिश करेंगे आपको जितना ज़्यादा कंफर्टेबल कर सके। हमेशा आपने सबको कंफर्ट दिया है और पहाड़ के विधायक को भी कंफर्ट देंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं। एकदम जरूर, हमारे लिए सभी विधायक एक हैं। थैंक यू। तो विधायक बनने के बाद अब लगभग, जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब दोबारा चयन की प्रक्रिया आरंभ होने का कुछ ही समय, मैं 7 साल से विधायक हूँ। हाँ, इससे आगे बाई इलेक्शन में भी मैं था। हाँ, बाई इलेक्शन में भी आप थे। तो लेकिन मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, इस टेन्योर की बात कर रहा हूँ। 4 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। तो आपने जो वादे किए जो चुनाव के दौरान, वो वादे आज तक कितने पूरे हुए, आपको क्या लगता है? देखिए, वादे, राजनीतिक अगर दल में आप खड़े होंगे तो राजनीतिक पार्टी तो कुछ प्रॉमिसेस लेके ही खड़ा होता है। ये ज़्यादा प्रॉमिसेस, हमारा प्रॉमिसेस से वादे से ज़्यादा ये हमारा कमिटमेंट है। पॉलिटिक्स इज़ माय कमिटमेंट, आवर कमिटमेंट। और हम अग्रसर है, काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमारा नाला का, झोड़ा का सिर्फ डेवलपमेंट का प्लान पे हमने नहीं जीता। मेरा स्लोगन था, हमको माटो आईना बाटो, बाटो आईना माटो। हम माटी के लिए लड़े हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़े हैं, चिनारी के लिए लड़े हैं, गोरखा आइडेंटिटी के लड़े हैं। और ये सब चीज़ जो है ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। 100 साल से ज़्यादा हमारा आंदोलन का, स्ट्रगल का हिस्ट्री है। वी हैव अ लॉन्ग चेकर्ड हिस्ट्री। तो अभी दिल्ली में एक जो पॉजिटिव वातावरण, माहौल बन रहा है, हम लोग के कारण एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। बहुत अंतराल के बाद एक दिल्ली में डायलॉग शुरू होना, ये वो बहुत बड़ा बात है। और डायलॉग में 2 फेजेस ऑफ डायलॉग हो चुका है, अभी इनिशियल स्टेज में है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर होपफुल दैट समथिंग कॉन्क्रीट, क्रेडिबल, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है। मैं बोल रहा था खीर पक रहा है, तो हम तो क्या बोलते, किचन में गए हैं वे। तो किचन में जाके हमको एहसास हुआ कि हाँ, खीर ही पक रहा है। तब हमको बहुत रिडिक्यूल किया गया। हमारा एक अपना आदमियों ने हमको इसके लिए रिडिक्यूल किया। लेकिन अभी जो लास्ट ट्रिपार्टेड डायलॉग हुआ 3 अप्रैल में, तब सब लोग यही आलाप रहे कि कुछ अच्छा हो रहा है, खिचड़ी या खीर पक रहा है। सो दैट शोज़ एक पॉजिटिव सिग्नल है कि
कुछ अच्छा दिल्ली में हो रहा है। और ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि हम लोग ने अपना एस्पिरेशन, अपना पीपल्स ड्रीम, इट इज़ नॉट माई पर्सनल ड्रीम, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं, लेकिन मेरा गोरखाओं का सपना, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना, तो इस सपने को पूरा करने के लिए, इस सपने को हकीकत में परिणत करने के लिए हम अग्रसर हैं। राजू बिष्ट जी को साथ लेके, हमारा अलायंस को साथ लेके हम अग्रसर हैं और काम हो रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अभी हम नहीं बोल सकते कि कुछ फ्रूटफुल हुआ है, कुछ अचीव हुआ है, लेकिन वी आर अंडर प्रोसेस, और अच्छा चीज़ आने के लिए समय लगता है। ये सिर्फ डेवलपमेंट प्लान पे नहीं है कि रोड बनाओ, रास्ता ठीक करो, ये हमारा मुद्दा अलग है, आइडेंटिटी का मुद्दा है। चलिए हम इस पे बात करेंगे आपसे। उससे पूर्व मैं जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से तो इसका मतलब माना जाए कि आपके हिसाब से दार्जिलिंग की जनता आपके कार्य से खुश है। अगले चुनाव के लिए आप अपने आप को तैयार मानते हैं? 100%। 100%। मैं हैट्रिक करूँगा। अगर अगला चुनाव में भाजपा दार्जिलिंग से अगर कम समर्थन मिलता है और आप हार जाते हैं किसी कारणवश, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे? नहीं, कभी नहीं, हारने का सवाल ही नहीं है। जब हम रेस लगाएंगे तो हारने के लिए नहीं लगाएंगे। समर्थन कम मिला तो? नहीं, समर्थन नहीं मिलेगा, बहुसंख्या में मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। नहीं, अगर कम मिला तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? इन इंग्लिश इट इज पॉलिटिकली टर्मिनोलॉजी में टीना बोलते हैं, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कॉन्फिडेंट है मतलब आप? आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। हम हैट्रिक लगा के छोड़ेंगे। पॉलिटिक्स में एक सिस्टम होता है, एक अरिथमेटिक होता है, हम जानते हैं। राजनीति में ऐसे ही नहीं है कि हवा कहाँ चल रहा है, क्या होने वाला है। पहाड़ का आदमी का एक सोच है, पहाड़ का आदमी को इतना, हमारा लोग कॉन्शियस है, पीपल नोज कहाँ पे किसको भेजना है, म्यूनसिपैलिटी में किसको भेजना है, जीटीए में किसको भेजना है, दिल्ली में किसको भेजना है, बंगाल विधानसभा में किसको भेजना है, वो लोग जानता है। सही आदमी को सही जगह पे भेजेगा। लता मंगेशकर को गाने के लिए भेजेगा, सचिन को फिर फुटबॉल खेलने नहीं भेजेगा, बाईचुंग को क्रिकेट खेलने नहीं भेजेगा। वो लोग जानता है जिम्बा इस जगह के लिए फिट है तो उसी में भेजेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, नॉट अबाउट माई सेल्फ बट अबाउट माई पीपल। मैं अपने आप को, अपना क्रेडिबिलिटी, अपना क्वालिफिकेशन को लेके, अपना अचीवमेंट्स को लेके इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं आपके सामने ये कॉन्फिडेंस में अपना जनता का कॉन्शियस के ऊपर दिखा रहा हूँ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई पीपल। मेरा जनता जानता है कि उसको किस आदमी को किस जगह पे भेजना है, उधर पे वो लोग चुकेगा नहीं। तो आपकी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि गोरखालैंड की मांग, आपने कहा गोरखाओं की शब्द का इस्तेमाल किया कि गोरखाओं की जो सपना है, ड्रीम, उसको पूरा करना। दार्जिलिंग में अगर गोरखा लैंड राज्य की मांग के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एकदम स्पष्ट राय क्या है, आप क्या चाहते हैं? होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट लेजिटिमेट, लॉन्गेस्ट और लेजिटिमेट पॉलिटिकल डिमांड है। ये बंगाल से अलग होने का बात नहीं है, क्योंकि ये कभी बंगाल का नहीं था। हिस्ट्री हैज़ टू बी करेक्टेड। ये हमारा सिर्फ डीमर्जर का बात है। ये इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली मर्ज हो गया, एक ऐतिहासिक भूल हो गया। 1956 में जब ऑब्जर्व एरिया बना के हमको ढुका दिया गया, तब पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं पूछा गया, तब कुछ वैसा प्रोसेस नहीं था। तो संवैधानिक रूप से क्या यह संभव है? 100%। भारत का संविधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ भी संभव है। संविधान ऐसा ढांचा है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। हमारा मांग ही संविधान के ऊपर आधारित है, संविधान के ऊपर बेस्ड है। जब बिहारी के लिए बिहार बन सकता है, मराठी के लिए महाराष्ट्र हो सकता है, नागा के लिए नागालैंड हो सकता है, तेलुगु के लिए आंध्रा हो सकता है, तो गोरखा के लिए गोरखालैंड क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सेपरेशन का बात हम नहीं करते, बंगाल से विभाजन का बात नहीं करते। दैट वर्ड सेपरेटिस्ट इज वेरी हर्टफुल, दैट इज नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमको डीमर्जर चाहिए। इलीगली मर्ज हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली मर्ज हुआ है, एक प्रोसेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर इसको डीमर्ज किया जाए। जो बंगाल का कभी नहीं था, कानून के तौर से, संविधान के अनुरूप उसको सिर्फ डीमर्ज करना है। दैट विल नॉट हर्ट द सेंटिमेंट। अगर हम बोलेंगे सेपरेट स्टेट, बोलेंगे सेपरेटिस्ट करेंगे, तो दैट इज, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगेगा। और जातीय जनगणना का जो मुद्दा आया है अभी रिसेंटली, कल रात का ही है ये, इस पे
पहाड़ की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको अभी क्या अभी लगता है? इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा होने के अभी ये तो अभी अभी हुआ है। बीजेपी ने जब कल एक डिसीजन लिया है। कल decision लिया हाँ, इसके ऊपर अभी में जल्दबाजी होगा टीका टिप्पणी करना, क्योंकि वहाँ 11 जनजातियों का मुद्दा पहले से ही है ऑलरेडी तो है। इसलिए मैंने पूछा ये। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा चीज भी हो सकता है और इट मे हैव काउंटर इफेक्ट्स अच्छा, आल्सो। अभी आपको क्लियर नहीं है। या आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं एकदम स्पष्ट नहीं हूँ। एंड एज अगर लेमैन होता तो मैं बता देता। मैं तो लॉमैन भी हूँ। आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ हाँ, लॉयर अधिवक्ता एंड भी। आई एम एट द सेम टाइम लॉ मेकर, एक विधायक होने के कारण। तो इसके ऊपर कुछ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, ऐसे ही बोल देता हूँ तो दैट विड हैव अ नेगेटिव इम्प्रेशन। आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया मैंने, तो आई विल अपडेट माई सेल्फ एंड आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। अच्छा, आपने जो लेटर लिखा है अभी जी। राष्ट्रपति को, जी दार्जिलिंग कालिम्पोंग डुआर्स और बंगाल के कुछ हिस्सों को लेकर अलग राज्य की बात आपने महामहिम को लिखी है। इस बारे में थोड़ा सा अगर खुलासा करें कि ये क्या पूरा ये आपका डीमर्जर, सोच है? एब्सोल्युटली दिस इज अबाउट डीमर्जर। डीमर्ज करना है, जो मर्ज हुआ है उसको डीमर्ज करना माने है। इन सब चीजों को, इन सब इलाकों को लेकर हाँ, demerge करने अलग की बात अलग आप कर चीज कुछ, हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाया जाए। ऐतिहासिक जो भूल हुआ है उसको रेक्टिफिकेशन किया जाए। जो भूल हुआ है उस समय हमारा लीडरशिप इतना मैच्योर नहीं था। हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर्स है। उस समय का लीडरशिप को भी हम ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हो सकता था, तब बंगाल के अधीन आ गया। तो ये सब को चीज़ को लेके, क्योंकि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग तो क्या है, हम लोग तो एक साधारण विधायक है, और विधायक और प्राइम मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वी स्वेयर टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी स्वेयर टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम संविधान को अबाइड करेंगे। लेकिन द प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो शी विल हैव टू प्रोटेक्ट दिस लैंड एंड शी हैज ऑल द अथॉरिटी। तो अच्छा, आप लोग जो गोरखा शब्द का इस्तेमाल कर जी, रहे हैं, गोरखा लैंड बोल रहे हैं, गोरखाओं की भावना बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन कभी क्या आप लोगों ने गोरखा भाषा के बारे में बात की? हाँ, गोरखा भाषा का तो सबसे बड़ा आप लोग को संरक्षक, हर चीज के बारे में जब भी बात होती है, अभी भी मैंने देखा पंचायत में जो बोर्ड लिखने की बात है उसमें बोला कि नेपाली भाषा हाँ, में ये होना देखिए, चाहिए। इस पे ये दिस इज ऑल्सो अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कुछ टीका टिप्पणी कर दूंगा तो ये अनदर हेडलाइंस बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग का पार्टी का, जीएनएलएफ का पॉलिटिकल हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो हमने हमेशा गोरखा भाषा का वकालती किया है। गोरखा भाषा जैसा हमारा संविधान में भी जब ये अमेंडमेंट आया था तब हमारा एमपी इंद्रजीत खुल्लर साहब थे। तो इंद्रजीत खुल्लर साहब ने वहाँ पे वकालती किया गया था कि हमारा ये नेपाली भाषा को आप मान्यता देते समय कई जगहों पे, जैसे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, यहाँ पे इसको गोरखा भाषा बोल के मान्यता दिया जाए। तो देर इज अ नोटिंग ऑन द इवन द बिल, जो बिल बना है, जो एक्ट है, उसमें भी लिखा गया है। अभी भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेंगे, आर्टिकल अंडर 8 शेड्यूल, उसमें लिखा गया है कि कई जगहों पे, जैसे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल में, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इसको गोरखा भाषा बोल के बताया जाए। इसका एक अलग सा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी आप राज्य बना है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी राज्य बना है। तो सुभाष सिंह जी का एक फोरसाइट था। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाली भाषा की अगर बात करें तो नेपाल में भी नेपाली बोली जाती है। हाँ, एकदम। तो फिर आप जो गोरखाओं के हित की बात कर रहे हैं, गोरखाओं के सपने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भाषा तो गोरखा है नहीं, आप उसको आप गोरखा के तौर पे चिन्हित नहीं कर पा रहे भाषा को। एग्जैक्टली। तो भाषाई तौर पर भी आप लोग क्या कोई आंदोलन करने वाले हैं? नहीं, अभी ये भाषा के ऊपर तो आंदोलन हो चुका है, इसमें डबल आंदोलन का दरकार नहीं अच्छा, है। नहीं है, जरूरत नहीं। सिर्फ इसमें इम्प्लीकेशन कब, गोरखा बोलने से और वी बिकम वेरी क्लोज टू द इंडियन नेशन। अभी आसाम में मुख्यमंत्री साहब का भी है, अगर जितना भी संस्था वहाँ जाते हैं, अगर गोरखा लिखा है तो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है। और गोरखा बोलने से मोर इंडियनाइज्ड देन व्हेन वी से नेपाली। अगर नेपाली होगा तो थोड़ा हमको एलिनेट किया जाएगा। ये समझते हैं ना आप? इसको पूरी चर्चा में हम नहीं ला पाएंगे, बिकॉज दिस विल हैव अनदर रिप्रकशन। लेकिन गोरखा इज द एप्ट थिंग टू आइडेंटिफाई अस। गोरखा भाषा बोलो। एक सवाल आया था मेरे पास, जिसमें एक पहाड़ के व्यक्ति ने ही पूछा था, उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि अगर 5 साल बाद जनता कहे कि आप भी बाकी नेताओं जैसे निकले
तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? इसका बाकी मतलब है नेताओं अगर- से कैसे? हाँ, मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आपके जो कार्य हैं, जो आपने कहा था, आप नेता बनने के बाद में, आप विधायक बनने के बाद में आपने कुछ भी नहीं किया आपके तौर पे, लोगों ने आपको नकार दिया, मतलब आप हार गए अगर, तो आप क्या राजनीति छोड़ देंगे? कभी नहीं। पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स इज माई कमिटमेंट। राजनीति में तो हार जीत होता है, वाजपेयी जी भी हारे थे। अच्छा। हाँ, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हाँ, जीवन के मोड़ पे ये भी मिला वो भी मिला, ऐसे होता है। तो राजनीति छोड़ने का, अगर मेरा प्रोफेशन रहता तो मैं छोड़ देता, लेकिन मेरा सरोकार आप मन से कुर्सी करते हैं पे नहीं इसको, है। मन से करते हैं इसको। हाँ, एकदम दिल से। और ये मैं अपने लिए नहीं करता, मेरे लिए तो प्रोफेशन ही काफ़ी था। आई वॉज गुड एज अ लॉयर और मैं बहुत अच्छा भी कर पाता, लेकिन मेरा कमिटमेंट था, तो इसलिए मैं राजनीति में, और छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हारेंगे फिर भी करेंगे, क्योंकि मेरा एमएलए बनना ड्रीम नहीं है। मेरा जाति को जिताना, मेरा मुद्दाओं को आगे बढ़ाना। सुभाष घिसिंग का जो विजन था, अंतिम सांसों तक उन्होंने अपना जाति के लिए चिंता किया। जब गंगाराम अस्पताल में थे और अंतिम सांसों वो गिन रहे थे, तब भी उनका चिंता पहाड़ के ऊपर था कि पहाड़ कब मुस्कुराएगा, पहाड़ का जनता को क्या कब न्याय मिलेगा। तो उनका डेथ बेड में जब वो मरने के अवस्था में थे, मरणशील अवस्था में थे, तभी भी वो पहाड़ के लिए बहुत चिंतित थे। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए आई हैव कमिटेड माई सेल्फ टू पॉलिटिक्स। तो हार और जीत मेरे को कुछ मायने नहीं रखता। राजू जी के साथ आपके कैसे हैं संबंध? और राम और हनुमान का बोलिए, राम हनुमान का बोलिए। और बाकी जो विधायक हैं उनके साथ? सबके आपके- साथ अच्छा है, सबके साथ अच्छा है। हम हनुमान हैं, सबके साथ अच्छा है। दुष्ट का भी मैं अच्छा करता हूँ, भला आदमी का भी भला करता हूँ। ऐसा नहीं। मैं विधायक की बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सभी को विदित है कि आपके ही कर्षों के जो विधायक हैं जी विष्णु प्रसाद शर्मा जी, जी, उनके साथ शायद आपके संबंध थोड़े से ना, कहीं ना, ना कहीं ना। खटास दैट वाले इज अ हैं। मीडिया कंस्ट्रक्ट, मीडिया नहीं, कंस्ट्रक्ट। उन्होंने खुद मेरे इसी कार्यक्रम के अंदर में इसी चेयर पे बैठ के उन्होंने कहा था जी। कि कभी आपने उनको एक टिप्पणी की थी उनके ऊपर कि लायन कभी गधे के साथ डिबेट नहीं करता है। मैंने कभी तो उन्होंने जिंदगी- कहा था कि आपने खुद को क्या लायन माना है और मुझे गधा मैं माना मैं है। इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी में झूठ कभी नहीं बोलता। आई नेवर लाई। तो आपने ये टिप्पणी नहीं की थी? नहीं, मैं सच को सच कहता हूँ, मैं सच को सच कहता हूँ। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं जो आपने कहा वो सच था। आप निकालिए, आप निकालिए उसका अर्थ। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। और व्यक्तिगत तौर पे आपकी ना। विष्णु प्रसाद शर्मा के बारे में क्या व्यक्तिगत राय भी है? और राजनीतिक तौर नहीं, पे भी। आपकी राय क्या है उनके बारे में? वो कैसे व्यक्ति हैं, कैसे राजनेता, कैसे विधायक हैं आज की डेट में? नहीं, आपको क्या लगता है? वो देखिए अच्छा आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन होता है कभी उनका थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। आईक्यू एकदम हाई है, ईक्यू एकदम लो हो गया। अच्छा, आईक्यू हाई, ईक्यू लो। इमोशनल क्वेश्चन में भी उनको बढ़ना चाहिए, एक बैलेंस होने से अच्छा है। आईक्यू 90 पे पहुंच गया, ईक्यू 10 पे हो गया, तो डिसबैलेंस हो गया ना। अगर आईक्यू और ईक्यू 50-50 होता तो ही वुड हैव बीन अ जीनियस, लेकिन 90 और 10 का रेशियो हो गया। तो अभी देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। बजगाई जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन स्टेट ऑफ थिंग्स, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत जानकार है, कंप्यूटर है। हाँ, एकदम बढ़िया है, दमदार है। कुछ भी चीज़, कोई भी विषय, फ्रॉम काउ टू कंप्यूटर्स, गाय से लेके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और टी से लेके आईटी तक, सब चीज़ का उनको जानकारी है। पुराने पत्रकार भी हैं। वो मैं नहीं बता सकता हाँ, है, उनका मैं background जानता वो है। हाँ। अब थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग हर बार देखते हैं। आप काफ़ी खुशमिजाज आदमी हैं, आप काफ़ी मतलब फ्री टॉक वाले हैं, जैसे आप कुछ भी बोल देते हैं किसी के भी मुंह पर। एक तो आप वकील हैं, इसलिए आप जानते हैं क्या बोलने से क्या होगा, उसके बदले में आपको क्या रेमेडीज करना है ये भी आप जानते हैं। बहुत बार आपकी जो माने आपकी जो हरकतें हैं, या मैं कहूँ आपकी जीवन शैली, मैं हरकतें नहीं कहूँगा, जीवन शैली, वो शैली आपकी चर्चा में रहती है। जैसे राजू बिष्ट को टिकट मिला तो आप नाचने लगे, आपका डांस मस्त था, मैंने देखा आप गजब का डांस अभी करते कर दूं क्या एक और? आप कर सकते हैं। आपका डांस आज भी हमारे आंखों में है। आपने जो नेपाली गाने पे जो डांस किया था, बहुत जबरदस्त डांस था, और वो सुर्खियां बटोरी आपने कि मुझे लगता है राजू जी से ज्यादा उस समय आपको हाँ, लोग हाँ, राजू जी गुस्सा करने लगे। Famous हो गए थे आप। राजू जी मेरे को फोन किया और बोला क्यों ऐसा डांस किया।
नेशनल मीडिया में तुम छाए हो, मेरा टिकट का तो बात ही नहीं है। टिकट मिला उनको, छा गए आप। हाँ, वो ये मैं देवी चर्चिका का बहुत ही उपासक हूँ। एक देवी है। आप लोग को भी मीडिया में जो लोग हैं उनको भी उनका उपासक बनना चाहिए, चर्चिका। और आप कोई भी मीडिया शो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चर्चिका का नाम दीजिए, चर्चिका चर्चिका चर्चिका, आप चर्चित हो जाओगे। और राजनीति एक विधा है, इसमें चर्चित होना जरूरी है। एक मरा हुआ आदमी कुछ नहीं करता है, चर्चा में रहना जरूरी है। टुडे मेरे को लगता है किसी ने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत बड़ा मंत्री है सिक्किम राज्य में, बहुत बड़ा एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि नीरज जिम्बा एक सेलिब्रिटी एमएलए है, सेलिब्रिटी एमएलए होना, सेलिब्रिटी। आई एंजॉय द स्टेटस सेलिब्रिटी। कहीं भी जाओ हमसे सब लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ये काम करता है। इन्फ्लुएंसर होना, अभी इन्फ्लुएंसर का क्या ज़माना है। हाँ, ये मोटिवेटर होना, और ये हरकतों से ही होते हैं। नागालैंड में देखिए एक मिनिस्टर है, बहुत प्रधानमंत्री उनको फॉलो करता है। हाँ, वो काफी वजनदार आदमी है, वाकई में वजनदार। लेकिन वजनदार है, लेकिन काम से भी वजन बटोर लिया। वजनदार, वही कह रहा हूँ। तो ये सबको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि दार्जिलिंग में ऑपोजिशन में रह के कुछ इतना तो करना नहीं है। ऑपोजिशन का एमएलए चाह के भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो लेकिन चर्चा पे रहना चाहिए। नीरज जिम्बा को तो पहचानना पड़ेगा। तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, कहीं भी जाओ। तो हम इसी चर्चा में रहने का प्रयास करते हैं कि हम ओझल ना हो। तो ठीक है, आपने डांस किया वहां तक तो ठीक है। उसके बाद जैसे वो जीते, आपने उनको कंधे पे उठा लिया और उनको लेके ना, वो पहले का वीडियो था, वो पहले का। हाँ, वो बाद में वायरल हो गया था। अच्छा, तो वो मैंने देखा, उसके बाद वायरल हुआ। मैं बोला पहले आप नाचे, अब उनको कंधे पे ले लिया। लिया। वो उनका ऑफिस थोड़ा नीचे था, तो उनका पैर में मोच आ गया था। अच्छा। तो मैंने उठा के, वो सिंबॉलिक हो जाता है। मैं कुछ भी करता हूँ, बंदर को एक बनाना देता हूँ, वो भी चर्चा में होता है, और कुछ मधु लेके मुंह में डालता हूँ, वो भी चर्चा में आ जाता है, और भारी उठाता हूँ, वो भी चर्चा में हो जाता है। ये तो है, आदमी चर्चा में ही होना चाहिए। नहीं, इसी के संदर्भ में मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ कि ये सिर्फ आप चर्चा में बने रहने के लिए जानबूझकर करते हैं, या फिर ये आपकी नॉर्मल लाइफ है? देखिए, आई डोंट प्रिटेंड, मैं ऐसे ही करता हूँ और चर्चा हो जाता है। मैं बोला ना कि चर्चा में रहना भी एक जरूरी चीज़ है। और मैं आपको एकदम खुल के तो नहीं बताऊंगा कि मैं ये चाहता हूँ, ये करता हूँ लेकिन आप समझ लो कि चर्चा में रहना जरूरी है। राजनीति के साथ साथ इन्फ्लुएंसर का भी रोल आप निभा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सो इम्पॉर्टेंट चर्चा में रहना। मेरा लीडर मेरा मेंटर सुभाष सिंह जी कहा करते थे कि मरा हुआ लाश ही कुछ नहीं करते, अगर जिंदा हो तो कुछ करो। एडवर्टीजमेंट इज गुड और बैड। नहीं, आपके फॉलोअर बहुत है, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर है, आप हमसे भी ज्यादा पॉपुलर है। नहीं तो इतना छोटा विधायक को आपने बुला लिया, यहाँ पे कितना बड़ा ना, वही बोल रहा हूं, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी आज के डेट में। अगर मैं दार्जिलिंग से किसी की बात करूं तो राजू बिष्ट और आपका नाम अच्छे से लोग जानते हैं। थैंक यू। पहले बिमल गुरुंग का नाम आया करता, आज भी बिमल गुरुंग को जानते हैं सभी, लेकिन आज आप उनको सूट नहीं करता, लिस्ट में आ गए। नहीं, देखिए सूट भी करना चाहिए। बिमल गुरुंग जी ये सब करेंगे तो सूट नहीं करेगा, पागल कहेगा। अजय एडवर्ड जबरदस्ती करेगा तो नहीं होगा। विनय तामंग ये सब जिसको सूट करता है, जिसके ऊपर जचता है, उसी को करना चाहिए। आपको मानना पड़ेगा, सैल्यूट है आपके हौसले को। लेकिन कभी क्या आपने इस पावर का इस्तेमाल, आप जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, इस पावर का इस्तेमाल कभी क्या जन समस्याओं को लेकर भी किया? मैंने गंभीर गंभीर से गंभीर विषय वस्तु पे मैंने गंभीरता के पूर्वक काम भी किया है। आज तक कोई विधायक नहीं है जो बंगाल असेंबली में डीमर्जर की इशू पे एकदम खड़ा होके बोला है, कोई इशू नहीं था। हाँ, खून से पत्र लिखने का बात है, दैट्स अ सीरियस इशू। खून से कोई पत्र लिखता है कभी? हजारों डेप्यूटेशन हुए, हजारों मेमोरेंडम गए, लेकिन अपना खून से मैंने चर्चा बटोरने के लिए नहीं, लेकिन सिचुएशन, एक गंभीर विषय के ऊपर ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रधानमंत्री को मैंने खून से पत्र लिखा। और ऐसा बहुत सारा चीज़ है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, 2026 में जनता बता देगा हु एम आई,
थोड़ा नीरज- बहुत तो आप बता सकते हैं, हमें क्योंकि आज अभी आप चैनल पे हैं इतना और बड़ा चैनल है, इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबल चैनल है आप शायद। तो हमसे भी बड़े हैं, आप बता सकते हैं, चिंता मत कीजिए। वेट में बड़ा हूँ। हमको भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा, थोड़ा हाइप मिलने का। ना कुछ ऐसी बातें आई डू बताई नॉट वांट टू दीजिए। यूज दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म फॉर माय चीप रेटोरिक्स। आपने इतना मौका दिया खबर समय पे आने का, यही सबसे बड़ा चीज़ है। और 26 बताएगा, 26 बताएगा। 26 बताएगा। तो आपको क्या लगता है अभी भी इस परिस्थिति में भी कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्र सरकार, वही एकमात्र आपके गोरखाओं का सपना पूरा कर एकदम सकती है? 100%। आज का डेट में सिर्फ और केवल भाजपा ही है, और इनका प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है, होम मिनिस्टर का कमिटमेंट है, पूरा पार्टी ने इंडोर्स किया है। भारतीय जनता पार्टी इज द ओनली पार्टी जिसने अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, उनको संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें कैटेगरिकली एंड स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि गोरखा की इशू पर 2 इशू, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और ग्रांटिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस 11 कम्युनिटीज़ को, जात गोष्ठी को मान्यता देने में ये गंभीर है। और ये फर्स्ट इतना प्रधानमंत्री हमने देखे, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, ऐसा 2 प्रधानमंत्री थे, आज वो दिवंगत हो गए, उनका नाम लेना नहीं चाहता। बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हमको विदेशी कहा, लेकिन फर्स्ट ऐसा ये देश में ये प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा कि गोरखा का सपना मेरा सपना। और ही इज़ वेरी सेंसिटिव रीजनल एस्पिरेशन के ऊपर। ये वो करेंगे, हमको ये एकदम हम आशावादी है। और होम मिनिस्टर भी ऐसा चट्टान की तरह हम गोरखाओं को साथ देंगे। और बारंबार अब नागा को न्याय मिला, मीज़ो को न्याय मिला, लद्दाखी को न्याय मिला, सबको न्याय, बोडो को न्याय मिला। डिमांड सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी? हमारा गोरखा। हमारा है। तो पहले उन लोगों को न्याय देखिए, मिला, हम फिर लोग को आपको लेट क्यों नहीं, हो रहा है? हम लोग को न्याय दिया गया था 2005 में जब 6 शेड्यूल का अकॉर्ड हुआ। उससे बड़ा न्याय नहीं मिल सकता था। न्याय देने वाला ठीक था, न्याय लेने वाला का गलती है। हम लोग चुके हैं। न्याय देने वाला ने दिया था, दिल्ली ने दिया था, कलकत्ता ने भी न्याय दिया था। लेने वाला आदमी बेवकूफ हो गए, क्योंकि हमको मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया। अभी हम लोग को रियलाइज हो रहा है आफ्टर 20 इयर्स, इमेजिन आफ्टर 2 डिकेड्स हमको रियलाइज हो रहा है कि जो उस टाइम हिस्टोरिक सेटलमेंट था, हिस्टोरिक अकॉर्ड था, हिस्टोरिक अचीवमेंट था, अभी तो हम लोग लाइन पे आ गए, पटरी पे आ गए। तब तो हमने कहा था सुभाष सिंह गो बैक, GNLF मुर्दाबाद, 6 शेड्यूल चाहिए ना, वी डोंट वांट 6 शेड्यूल। अभी जाके रियलाइज हुआ कि बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट पॉलिटिकल, जो सबसे ज़्यादा चीज़ दिल्ली जो दे सकता था तो यही था। आज अब हम घूम के फिर के वहीं आ गए। तो न्याय देने वाला ठीक था, न्याय देने वाला ने भी दिया था। हम लोग चुके थे, एक बार चुके, ठीक है, हमारा गलती है। अब 2 बार चुकेंगे तो खुदा न मूर्खता खास्ता। कहा जाएगा हाँ। इसको। चलिए, एक सवाल है जो कि पूछना भी जरूरी है। दार्जिलिंग जिले में जो अमृत 2 के अंतर्गत 1503 करोड़ रुपए के वाटर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, जब पहाड़ में पहले ही हर घर जल मिशन को लेकर विवाद है, सांसद राजू बिष्ट ने खुद भी कहा था कि घोटाला है। आपके यहीं के करशोंग विधायक ने भी कहा था, विष्णु शर्मा जी ने, कि यहां कुछ मामला दाल में काला है। तो उसी पर अभी ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है? राजू बिष्ट जी ने कहा था इलेक्शन जीतने से पहले कि अगर मैं इस बार जीता तो मैं ईडी और सीबीआई लेकर आऊंगा और इसकी जांच कराऊंगा। अभी तक जांच की मुझे पता नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन दोबारा फंड दिया जा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि उस समय वो चुनावी बातें थी नहीं। या फिर फैसला हो चुका है कि यह मामला घोटाला नहीं इसके ऊपर ये दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। अभी हम मीडिया में एकदम चर्चा नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। राजू बिष्ट जी हैज़ टेकन दिस मैटर वेरी सीरियसली, बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने इसको संज्ञान लिया है। कंसर्न मिनिस्ट्री, कंसर्न डिपार्टमेंट्स उन्होंने अप्रोच किया है। बहुत सारा पब्लिक कंप्लेंट्स भी है। और इसमें हाँ, घोटाला माने बहुत पब्लिक मनी का घोटाला हुआ है। इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट्स
नहीं तो फिर जब 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 इसके ऊपर में जांच बैठी ही नहीं है तो दोबारा फिर पैसा वो तो क्यों दिया देना जा ही रहा है? पड़ेगा, वो तो पैसा तो रोकना नहीं है क्योंकि दिस इज पब्लिक पैसा आप देते रहेंगे, पैसा घोटाला तो होते रहेगा, पैसा आप नहीं, देते घोटाला हुआ है कहीं स्टैब्लिश नहीं हुआ, दे आर कंप्लेंट्स, इरेगुलरिटीज हुआ है, सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं बहुत जगह हुआ है, अच्छा। सब जगह से कंप्लेन आ रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर घोटाला हुआ है तो ये इसका मतलब नहीं है तो जिसको नहीं मिला है, बहुत सारा बेनिफिशियरीज जो है उसको नहीं मिला है, इसका मतलब नहीं है उसको स्टॉल किया जाएगा। वो क्यों स्टॉप तो करने की बात राजू बिष्ट जी ने की थी जब इनका चाय बागान के श्रमिकों की जब बात आई थी तो उस समय तो उन्होंने कहा था कि मैंने रुपए रुकवा दिए हैं। ना उन्होंने कहा था उस समय, लेकिन दिस हैज अनदर इम्प्लीकेशन, ओके, दिस हैज अनदर इम्प्लीकेशन, वो अलग बात था, ये अलग बात है। लेकिन इसके ऊपर जांच होगा, इसके ऊपर राजू बिष्ट जी और हम लोग सब गंभीर है और बजगाई जी भी गंभीर है, ठीक है, सब गंभीर होना पड़ेगा। घोटाला आपने कहा, घोटाला मानिए घोटाला, मैंने नहीं कहा ये, हाँ, आपके सांसद ने ही कहा था, ये मेरा कहना नहीं है, आपके सांसद ने, आपके विधायक ने, उन्होंने ही आई कहा एम था। नॉट माई सांसद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नाइदर आई एम बजगाई जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दोनों आए थे, दोनों ने जो कहा अपने हिसाब से, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कहा है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं हूँ, आई एम नॉट रियली फोकस्ड ऑन दिस इश्यूज। नहीं, बिकॉज मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ, आप रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि मैं आप हूँ। दार्जिलिंग के विधायक हैं, एकदम आप responsibility आई हैव से बीन मॉनिटरिंग, किनारा नहीं कर आई हैव सकते। बीन मॉनिटरिंग दिस, सेवरल कंप्लेंट्स हैव कम टू मी, सेवरल पार्टीज हैव, विधायक होने के कारण कंप्लेंट्स जो आता हाँ। है लोकल लेवल से भी आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से भी आता है, तो आई हैव कम्युनिकेटेड दिस टू माई एमपी, एमपी हैज अश्योर्ड मी to take up this matter with the concerned ministries and the officials. धन्यवाद। तो एक आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद हमारे कुछ प्रतिनिधि हैं वो आपसे सवाल करेंगे। लोगों का मानना है कि आईजीएफ के चीफ अजय एडवर्ड हाल ही में ब्रिज पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जगह जगह पर श्रमदान करके पुल बनवा रहे हैं। एकदम आपकी इस पे क्या राय है? लोगों को सुविधा हो रही है ब्रिज के पार, भाजपा क्या समझती है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, पहाड़ की जनता हमें ऐसे ही वोट दे देगी, भले ही अजय एडवर्ड कुछ करता रहे, कोई कुछ करता रहे, हम ओवर कॉन्फिडेंट में हैं कि हमें ऐसे ही मिल जाएगा। हमारा भी ब्रिज का ही पॉलिटिक्स है। अच्छा, अजय एडवर्ड्स का ब्रिज का पॉलिटिक्स, कोई भी समाज, कोई भी बच्चा, कोई भी संस्था बना लेगा। जो राजू बिष्ट हमारा अलायंस का है, वो भी ब्रिज का ही पॉलिटिक्स है, वो अदृश्य ब्रिज है, दैट इज नॉट अ विजिबल ब्रिज, वो कंक्रीट, गिट्टी और श्रमदान से बनने वाला ब्रिज नहीं है। हमारा ब्रिज जो दार्जिलिंग से दिल्ली तक हम लोग ने एक पॉलिटिकल ब्रिज बनाया है, एक लाइजनिंग करके हमारा मुद्दा को इधर से उधर करके उसको जस्टिस दिलाने, वो बहुत बड़ा ब्रिज है। दार्जिलिंग से दिल्ली तक ब्रिज बनाना, एक कनेक्शन करवाना, हमारा मुद्दा फतेह करना, ये जो अदृश्य ब्रिज है जो हनुमान जी ने बनाया था ना, लंका से ये कहाँ से, इंडिया से लेके श्रीलंका तक, वैसा ब्रिज है। मतलब आप परमानेंट सॉल्यूशन की बात हाँ, कर रहे वी हैं, आर जिसको सीकिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। भविष्य और के अजय जी जो सुरक्षा। कर रहा है ठीक है, अजय जी जो कर रहा है वो गलत नहीं है, कोई श्रमदान दे के कर रहा है तो वेरी गुड, अच्छा है। बढ़िया। तो हमारा भी है ब्रिज का, वो ही है, आपका ब्रिज बड़ा ब्रिज है, वो अदृश्य ब्रिज है, अदृश्य है, जो बाद में पता चलेगा। हाँ। एक दो व्यक्तिगत थोड़े से सवाल हैं मेरे। प्लीज अगर सत्ता के दबाव में आपको नीतियों से समझौता करना पड़ा तो क्या आप झुकेंगे? कभी नहीं। क्या आप कभी भविष्य में, शॉर्ट में ही दे सकते हैं आप, क्या आप भविष्य में सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावना से इनकार करते हैं? नहीं। इनकार नहीं करते हैं? नहीं। मतलब कर सकते हैं समझौता, हाँ, माने आप सत्ताधारी पार्टी- बोल रहे हैं ना, हाँ, सत्ताधारी। आप सत्ताधारी पार्टी के साथ जा सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब जा सकते हैं, आप गठबंधन कर सकते हैं। आपकी जीत व्यक्तिगत करिश्मा थी या जनता का गुस्सा था? प्योरली मेरा करिश्मा, इसमें आपका दोनों ही सजेशन गलत है। सिर्फ मेरा करिश्मा नहीं और जनता को गुस्सा नहीं है, ये एक मेरा डेडिकेशन था, मेरा लॉयल्टी फॉर माय पार्टी, और इसमें बहुत सारा एंगल है। ये दो जो आपने ऑप्शन दिया है उसमें ये कहीं मिसफिट होता है। ठीक है, चलिए वो मेरी बात है, आप खारिज हाँ, कर सकते राइट, हैं। लास्ट है, क्या आप मानते हैं कि दार्जिलिंग को सच्चा नेतृत्व देने के लिए आपको सिर्फ सरकार से लड़ना ही नहीं, आपकी पार्टी के भीतर भी ईमानदारी से लड़ाई करनी पड़ेगी? इसको आप कितना हद तक सही मानते हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा? कई हद तक आप लड़ रहे हैं? लड़ना पड़ता है, हर एक पार्टी के अंदरूनी भी लड़ाई लड़ते हैं? हाँ, सब जगह लड़ाई है।
अपना आदमी को कन्विंस करना भी मुश्किल है। पॉलिटिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आदमी को कन्विंस करना मुश्किल है, खुश रखना मुश्किल है। धन्यवाद। अब हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार नीरज जी, मैं प्रमोद मिश्रा और मेरे दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तामांग को आप अपना गुरु, भगवान और मार्गदर्शक मानते हैं, ऐसा क्या कारण है? आपने इसको लेकर फेसबुक पे पोस्ट भी किया था। हाँ, मैं हमेशा करता हूँ। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारे कारण हैं। भारत में सबसे आज प्रतिष्ठित, सिर्फ मैं ही नहीं, सबको मानना चाहिए। वो सिर्फ सिक्किम के नेता नहीं, आज पूरा देश का नेता है। इंडिया टुडे जैसा प्रतिष्ठित मैगजीन ने उनको इंडियाज़ 2 बार सिमल्टेनियसली 2 टाइम्स उन्होंने कहा है कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन हिज ओन स्टेट। पहले भी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर देखे हमने सिक्किम में, कीर्ति भी बनाया था, रिकॉर्ड भी बनाया था उन्होंने 25 साल गवर्नेंस करके। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स CM एंड हिज फैमिली, ही वॉज द रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर। छोटा सा राज्य का सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर, उनका फैमिली, उनका वाइफ तो फोर्ब्स मैगजीन में भी फीचर हुआ था। लेकिन सबसे छोटा राज्य का CM और इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित CM, यूपी के CM से भी, तमिलनाडु के CM से भी, बंगाल के CM से भी आगे निकल के, वाई? क्योंकि उन्होंने जो काम किया है अपने जनता के लिए, एकदम क्या बोलते हैं, एग्जेम्पलरी। और जो वो काम करते, हमको ही खुद इन्फ्लुएंस किया है। मैं दार्जिलिंग विधानसभा का हूँ, सिक्किम अलग राज्य है, फिर भी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मोर देन 140 पेशेंट्स, दार्जिलिंग का मेरा रिकमेंडेशन पेशेंट, वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है। सिलगुड़ी में जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है 6 लाख 8 लाख लगता है, वहाँ पे 40,000 50,000 में होता है। 2-3 पेशेंट का मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और बहुत सारे चीज़ उन्होंने किया है, वो तो आप खुद को पता चलेगा। सिक्किम का CM को हम क्यों अपना गॉड, गुरु, पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं। मैं 2 ही आदमी को अपना पॉलिटिकल मेंटर और गुरु मानता हूँ। एक मेरा दिवंगत नेता अतुल्य सुभाष गिसिंग जी, उसके बाद हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री गोले साहब। एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन नॉट ओनली टू मी बट टू मैनी लीडर्स इन द होल कंट्री। अ वाइज मैन इज़ रेस्पेक्टेड इन हिज ओन लैंड बट अ benevolent मैन इज़ रेस्पेक्टेड इन ऑल लैंड्स। कहीं भी जाए हमारा CM साहब, कैलकाटा जाइए, गुजरात जाइए, मध्य प्रदेश जाए, मैंगलोर जाइए, उनका फ़ैन फॉलोइंग देखिए, उनका क्रेज़ देखिए, बिकॉज ही हैज़ टच ह्यूमन लाइफ, हिज ह्यूमिलिटी, हिज सिंसेरिटी, हिज डेडिकेशन। आई वांना बी, एक अंग्रेजी में शब्द है वांना बी, उन जैसा बनना। और क्यों एग्जाम्पल ले, मोदी योगी जी का क्यों एग्जाम्पल ले, हेमंत जी का क्यों एग्जाम्पल ले, MK स्टैलिन का क्यों एग्जाम्पल ले, एकनाथ शिंदे जी का क्यों एग्जाम्पल? अपना पड़ोस में ही है, अपना आंगन में अपना भाई है, अपना लीडर है, उनका अनुकरण किया जाए तो बाहर जाने का क्या ज़रूरत है? जिसने मेरे को ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनका एक्टिविटीज़ जो है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ही हैज़ नेवर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू पॉलिटिक्स। दार्जिलिंग का पॉलिटिक्स, सिलगुड़ी का पॉलिटिक्स कभी इंटरफेयर नहीं किया। कलर देख के उन्होंने एक मानवता के हिसाब से उन्होंने बहुत सेवा किया है डिस्पाइट पॉलिटिकल लाइंस। तो इसलिए हम उनको सल्यूट करते हैं, उनका आदर्श मानते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। शायद न बन पाए लेकिन कोशिश जारी है। चलिए, मेरा दूसरा सवाल एस्पिरेशन ऑफ गोरखालैंड, अलग राज्य का जो मुद्दा है, सुभाष गिसिंग के समय से लेकर अब तक चला आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये मुद्दा, मतलब अलग गोरखालैंड का जो मुद्दा है वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी आपने डीमर्जर के लिए दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और डुआस के कुछ हिस्सों को डीमर्जर के लिए भारत के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कब तक ये मांग पूरा होगा? क्योंकि भाजपा की जो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार, उसने 2 पूरे टर्म किए हैं 5 साल के, और ये तीसरा टर्म चालू हो चुका है। तो कब तक ये मामला ऐसे ही लटका रहेगा, या आने वाले दिनों में ये सिर्फ वो 6 शेड्यूल या GTA की तरह ही बनकर रह जाएगा? देखिए, एस्पिरेशन का बात है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, गोरखालैंड लेजिटिमेट डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, इसका रिकॉग्निशन भी है।
इसलिए वार्ता हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रहता नहीं तो वार्ता भी नहीं होता। हाँ, गलतियाँ हुआ है, त्रुटियाँ हुआ है, अभी भूल हुआ है, इतिहास में बहुत सारा भूल हुआ था, उसको हमने रेक्टिफाई करके यहाँ तक आए हैं। अभी माहौल बना है। गोरखालैंड नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द गोरखास, और बंगाल का डिस इंटरेस्ट के लिए नहीं। बंगाल का डिस इंटरेस्ट और गोरखा का इंटरेस्ट देख के नहीं, लेकिन बेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र का हित में, जियोपॉलिटिक्स को देख के गोरखालैंड बनना जरूरी है। गोरखालैंड गोरखाओं के लिए नहीं, बंगाल का डिस इंटरेस्ट के लिए नहीं, देश के लिए बहुत जरूरी है। इट शुड बी क्रिएटेड इन द बेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आज जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देखिए, चाइना का इनरोड्स कहाँ तक आ गया, भूटान का पॉलिटिक्स अपहीबल हो जाएगा, नेपाल ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। क्या व्हाट आर द ऑपरेटिव्स, द एजेंट्स ऑफ द स्टेटस क्वो एंड द वेस्टेड। ये जियोपॉलिटिक्स तो देखिए, ये चिकन नेक रीजन जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गया है, और इधर में इंटरनेशनल स्पाइंग नेटवर्क बहुत एक्टिव है। ये सब को देख के गोरखालैंड नेशनल इंटरेस्ट में बनना चाहिए, और केंद्र को ये जगह को सुरक्षित करना चाहिए। बनना चाहिए, ये तो मांग सुभाष सिंह के समय से चली आ रही है, लेकिन हाँ, हमारा मांग है, आपको लेकिन क्या अभी लगता है दिल्ली कि मांगेगा। अभी दिल्ली का जरूरत है, गोरखाओं का जरूरत नहीं है। अभी ये ऐसा मुद्दा होगा, समय काल परिस्थिति। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट है समय काल परिस्थिति। समय आने से भी कुछ आप रोक नहीं सकते। दो प्रोवर्ब्स है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और एक दूसरा प्रोवर्ब थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा, एवरी डॉग हैज हिज डे। हमारा डे भी आएगा और हिस्ट्री भी रिपीट करेगा। जो गलती हुआ है वो भी सुधरेगा, और गोरखालैंड आज का डेट में गोरखाओं से ज़्यादा देश को चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के लिए गोरखालैंड चाहिए, और यही बात मैंने सेकेंड ट्राइपार्टाइट मीटिंग में थर्ड को बोला था। एक हाथ में मैंने संविधान लिया था, एक हाथ में मेरा नेशनल फ्लैग था। इन प्रेजेंस ऑफ द स्टेट यूनियन होम मिनिस्टर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑल द डिग्निटरीज एंड ऑल द मेंबर्स, आई सेड, एक हाथ में मेरा देश का झंडा है, एक हाथ में मेरा देश का संविधान है, और हर एक गोरखा के पास है। इसको गिरने मत देना आप। अगर आपको लगता है कि ये मोदी जी के इस कार्यकाल में आपका सपना पूरा हो पाएगा, या पहाड़ मेरा के लोगों सपना नहीं, पहाड़ मोदी के जी लोगों का का सपना सपना है। पूरा हो पाएगा? मेरा सपने से ज़्यादा मोदी जी का है। देश को मोदी जी ने कहा है, गोरखा का सपना हमारा सपना, पूरा करना उनका जिम्मेवारी है। नमस्कार नीरज जी, मैं प्रतिभा। तो अभी जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को, उनको आपने रक्त पत्र लिखा था, और जब वो हमारे सिलीगुड़ी में आए थे तो उन्होंने एक सभा में ये कहा था कि गोरखाओं का सपना जो है वो हमारा सपना है। तो रक्त पत्र जो आपने लिखा था, क्या प्रधानमंत्री जी को उनका ये जो बयान था इसकी याद दिलाना था, और इसका क्या प्रभाव पड़ा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यही ध्यान आकर्षण करना था। नॉर्मल अगर चिट्ठी लिखता, कॉरेस्पॉन्डेंस लिखता, तो ये तो बहुत लोग लिख चुके हैं, हज़ारों डेप्यूटेशन है होम मिनिस्ट्री में। अगर ये कमरा से ज़्यादा हमारा डेप्यूटेशन, मेमोरेंडम, लेटर्स गया है। जैसा आपने बोलते हैं, चर्चा का बात करते, कुछ हटके करना है, कुछ अलग करना है, ध्यान आकर्षण करने के लिए मैंने अपना रक्त से चिट्ठी लिखा था। उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने मेरे को कहा कि इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है। शायद प्रधानमंत्री तो बिजी आदमी है, लेकिन एक हिस्टोरिक मूव है। इट वाज अ हिस्टोरिक मूव, एंड मैंने किया था एकदम ऑनेस्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ। और कुछ होगा, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अभी खिचड़ी पकड़ा है, दिल्ली में खीर पकड़ा है। खिचड़ी बोलो, खीर बोलिए, कुछ तो पकड़ा है। और एक और अहम मुद्दा था चाय बागान की भूमि को लेकर, हाँ। जो कि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि 30% जो चाय बागान की भूमि है वो पर्यटन या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ की जाएगी। उसको लेकर भी आपने राज्यपाल जी को पत्र लिखा था। जी, मैं राज्यपाल से मिलने गया था, जी। पत्र भी लिखा। जी। राज्यपाल का बहुत ही पॉजिटिव कॉरेस्पॉन्डेंस आए, उसके ऊपर काम हो रहा है। ये सब सेकेंडरी इश्यूज है। अगर हमारा मूल मुद्दा अगर फतेह हो गया, पॉलिटिकल सोल्यूशन हो गया, तो वी विल हैव नथिंग टू डू विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर 6 शेड्यूल भी अगर हो जाता तो हमारे पास इतना अथॉरिटी और राइट्स होता
कि हम लोग इसके ऊपर लेजिस्लेट कर पाते, तब हमारा एक ऐतिहासिक भूल हो गया था। क्योंकि 6 शेड्यूल में भी हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 विंग्स है जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स है, एक लोकसभा है, पार्लियामेंट है, एक विधानसभा है, और 6 शेड्यूल काउंसिल्स में हमको लेजिस्लेटिव पावर्स मिलता था। लेकिन हमने गलती कर दिया 2005 में 6 शेड्यूल को विरोध करके। तो ये सब समाधान होगा। दीज आर ऑल सेकेंडरी इशू। जब तक हम बंगाल के अधीन में रहेंगे, जब तक हम बंगाल का कॉलोनी बन के रहेंगे, बंगाल का प्रशासन हम स्वीकार करेंगे, दासत्व स्वीकार करेंगे फॉर आवर पेटी पॉलिटिकल गेन्स, तब तक ये अतिक्रमण, हस्तक्षेप होता रहेगा। নমস্কার, আমি সৌমি। আমার প্রশ্ন এটাই যে জিএনএলএফ দল, যেই দলে আপনি এখনও রয়েছেন এবং আপনি সবসময় বলে থাকেন সেই দলের যিনি স্রষ্টা বা আপনার গুরু, অবশ্যই প্রথম গুরু সেই সুভাষ ঘিসিং, তো এখনও সেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তো প্রাণ দিয়ে আপনি সেই দলে রয়েছেন, তবুও সেই দলের কথা বা আপনাদের গোর্খাদের যে দাবি বা গোর্খাদের কথা, সেটা বলার জন্য আপনাকে আরও একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রয় কেন নিতে হচ্ছে, বা যে কোনো রকমভাবেই? मैंने आपका बात समझा। आई एम वेरी सॉरी, माई बंगाली रिमेन्स वेरी एलिमेंट्री डिस्पाइट ऑफ 7 years ऑफ माई ड्यूटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आई विल आंसर यू इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। आपका प्रश्न, मूलभूत प्रश्न मैंने समझ लिया कि इतना बड़ा पार्टी था जीएनएलएफ, इतना वर्चस्व था, गोरखालैंड मूवमेंट शुरू किया, सुभाष घिसिंग थे, लेकिन फिर भी आपको बीजेपी का आश्रय क्यों लेना पड़ा? ये भी अब समय काल परिस्थिति का बात है। तो अभी कोलेशन पॉलिटिक्स है, ऐसा सिचुएशन आया जब हम लोग को पहाड़ से निष्कासित होना पड़ा। एक वेव आया था, पॉलिटिकल वेव, एक प्रायोजित आंदोलन किया गया था सुभाष घिसिंग जी को सत्ता से हटाने के लिए, पहाड़ को पीछे धकेलने के लिए। एक प्रायोजित, एक कॉन्स्पिरेसी हुआ था। कॉन्स्पिरेटर्स बड़ा बड़ा प्लेयर्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, और बिमल जी को एक मोहरा बनाया गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दिस इज द रियलिटी। एक उनको भी समझ में नहीं आया, बिमल जी को भी समझ में नहीं आया उस समय। उन्होंने सीरियसली समझा कि ये लोग हमको बैकिंग कर रहा है गोरखालैंड के लिए, लेकिन बिमल जी भी वो चक्रव्यूह में फंस गए। वो अभिमन्यु की तरह थे। चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता वो लोग को दे दिया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बिमल जी को उस समय नहीं मिला। तो आवेश में आके, आप मिसगाइड होके, बिमल जी ने भी 6 शेड्यूल को डिरेल किया, जीएनएलएफ को सत्ताच्युत कर दिया, घिसिंग जी को निर्वासन मिला, हम लोग पॉलिटिकल विक्टिम हो गए। तो हम लोग का स्थिति अब देखे ना, नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखे, बीजेपी भी, टीएमसी भी एक टाइम बीजेपी का अलायंस में था। हाँ, बीजेपी भी किसी का अलायंस में था। बड़ा बड़ा स्टेट में भी अलायंस पॉलिटिक्स होता है, वो समय काल परिस्थिति के अनुसार हम भी थे। আপনি এক্ষুনি যেটা বললেন একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল, ষড়যন্ত্র, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে তো আমার পার্টি, এবং আপনি এখানে এখনই বললেন স্টেটের তরফেও, সেন্টারের তরফেও, একদম। তো সেই সেন্ট্রালের তরফেই আপনাদেরকে ঝুঁকতে হলো। না তো না, কোথাও না ওই কোথাও সময়, কি ওই সময় আপনারা- দিল্লিতে আলাদা গভর্নমেন্ট ছিল, ওইটা বিজেপি গভর্নমেন্ট ছিল না। 2006, 7, 8, 9 এ যে গভর্নমেন্ট ছিল ওইটা তো কংগ্রেস ছিল না। तो आई डोंट वांट टू नेम द बिग प्लेयर्स, बट वी नो एक कॉन्स्पिरेसी हुआ था। इसके तहत हम लोग को, हमारा पार्टी एकदम ज़ीरो में तो नहीं गया था, लेकिन ऑब्लिवियन में गया। हम लोग को पूरा विक्टिमाइज किया गया, पहाड़ से हमको निष्कासित किया गया, हमारा लीडर्स विक्टिमाइज हुआ, हम खुद, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिटिकल विक्टिम्स, बट नॉट, आई एम अ पॉलिटिकल विक्टिम बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। मैंने चूज़ किया, आई डिसाइडेड टू सपोर्ट मिस्टर घिसिंग, आई डिसाइडेड टू रिमेन विथ माई प्रिंसिपल। अपना सिद्धांत को मैंने नहीं छोड़ा। তো আপনার যদি কখনো গোর্খাল্যান্ডের দাবি সম্পূর্ণ হয়ে যায়, এবং যেই দাবি শুরু করেছিলেন সুভাষ ঘিসিং এর হাত ধরে, এবং আপনিও সেখানের একজন মূল সদস্য বা একজন সৈনিক বলা যায়, তবে কি যদি আপনারা পেয়ে যান, তবে কি এই যে যার দ্বারস্থ আজ হলেন, সেখান থেকে সরে এসে আবার অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবেন, বা ভাবনা আছে এরকম কিছু? अगर आपको मिल जाता है, आपका सपना पूरा हो जाता है, तो क्या वापस आप संबंध विच्छेद में जाएंगे बीजेपी के साथ? ना, बीजेपी के आप देखिए, नहीं, बीजेपी ही कर पाएगा ना।
बीजेपी ही कर पाएगा। हम इतना नमक हराम भी और नमक हलाल भी नहीं है कि बीजेपी को उस समय डिसडेन कर दिया जाए। बीजेपी के मार्फत ही होगा, बीजेपी हमको न्याय दिलाएगा और उस टाइम तो हम लोग रहेंगे नहीं। सत्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो हमारा वो विजन और हमारा ड्रीम भी नहीं है। हमारा न्याय होना चाहिए, माटी का न्याय होना चाहिए, जाति का न्याय होना चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है। वो बाद में वो तो बहुत लंबा हम सोच रहे हैं, इतना दूर भी नहीं जाएंगे, लेकिन संभव है तो आज के डेट में बीजेपी इज़ फॉर द स्मॉलर स्टेट्स, बीजेपी ही कर पाएगा। आज कांग्रेस का कहाँ बात करेंगे, कांग्रेस तो बहुत दूर दूर तक हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और रीजनल पार्टी का तो बात ही नहीं है, दो ही तो है, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। कांग्रेस का राहुल जी का अभी उनका जन्म कुंडली तो बन चुका है, प्रधानमंत्री बनना उनका लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, वो तो मुश्किल है। अभी जो है उसी को हम लेके चलेंगे और उनका ही कमिटमेंट है, उनका ही वचन है। धन्यवाद আপনাকে। थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा नाम वर्षा है और मैं खबर समय की जी एंकर हूँ। जी। सर, जैसे कि आप लॉयर हैं एंड पॉलिटिशियन भी है एंड आपकी जो वीडियोस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करती है और सभी के चेहरे पे खुशी भी आ जाती जी, है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आप अपने फैमिली मेम्बर में किस तरीके से टाइम देते हैं, उनके साथ क्या टाइम स्पेंड करते हैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद? फ्रेंड्स एंड पॉलिटिक्स इज़ अप टू रोड। हाँ, जब मैं घर में घुसता हूँ तो रोड तक ही मेरा पॉलिटिक्स है, रील्स है। घर के अंदर तो मैं रियल हूँ, आई एम नॉट अ रियल मैन, आई एम अ रियल मैन। लेकिन मैंने कभी अपना फैमिली और मेरा वाइफ है, मेरा एक बच्ची है, तो मैं आई नेवर ब्रिंग देम टू पॉलिटिकल लाइमलाइट। मैं ये नहीं करता, बिकॉज आई डोंट वांट टू हैम्पर देम, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारा दुश्मन होते हैं। तो बेटी का रील शेयर करूँगा, बीवी का रील शेयर करूँगा, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तो आई हैव केप्ट देम अलूफ फ्रॉम दैट, बट आई ऑल्सो एंटरटेन एट होम। मैं मोर एंटरटेनर हूँ, आई एम मोर इंगेजिंग, आई एम अ मोर एंटरटेनर। कभी किसी दिन समय हो तो आप आइए और मेरा पर्सनल लाइफ की भी कवर कीजिए। ऐसा प्रोग्राम शुरू करिए, अ डे विथ सर्टन MLA, वो ऐसा बोल के होता है, तो उस समय आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। घर में तो आई एम मोर एंटरटेनर, घर में मैं पूरा एंटरटेनर हूँ, इसलिए आई एम हैप्पी आउटसाइड। जो घर में दुखी है बाहर खुशी नहीं हो सकता है। हाँ, घर में इतना टेंशन होगा, सबसे बड़ा होम मिनिस्टर तो बीवी है, घर का बीवी है। हाँ थैंक यू। आई मे नॉट बी हैव बीन एबल टू आंसर यू कन्विंसिंगली, वो तो दिखा के ही होगा। नेक्स्ट। Hello sir, I'm Riyanshi and working here in Khabar Samay for last 4 years I think, right? Okay, so my question will be like, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो सकता है आपके लिए। सर, हाल ही में गणेश राय ने आपको जोकर जो ये टर्म है ये कहा था और कहीं ना कहीं आपने उसके जवाब में उनको सिक्किम के राजनीति के कॉमेडियन जो है वो टर्म यूज़ किया था। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी नज़र में ऐसा क्या है जो उन्हें आपको जोकर कहने पर मजबूर करता है? एंड उन्होंने मेरे को कहा है। जी जी जी, हाँ, उन्होंने उनको आपको कॉमेडियन कहा, कहा। बिल्कुल। और द सेकंड क्वेश्चन इज, और आपने किस संदर्भ में उन्हें कॉमेडियन कहा था, और इस दोनों के बीच का जो अंतर है उसको आप क्या समझाना जोकर और चाहेंगे? कॉमेडियन का बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये मैं बताऊंगा तो ये सिटीजन एक्शन पार्टी, जिसको मैंने कॉमेडियन एक्शन पार्टी कहा या सर्कस एक्शन पार्टी का, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे भी उन लोग का कोई इशू नहीं है, तो अगर मैं कुछ टीका टिप्पणी करूंगा तो उनको इशू मिल जाएगा। इतना अच्छा शांत स्टेट में अनदर भूचाल आ जाएगा। और मेरा संबंध तो हमारा CM साहब से अच्छा है, उस पर हैम्पर होगा, इसलिए मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने उनको कॉमेडियन कहा है और उन्होंने मेरे को जोकर कहा है। सही कहा है, मैं जोकर हूँ, ताश का जोकर हूँ। वो जोकर है, सर्कस का जोकर है। ताश का जोकर और सर्कस जोकर में फ़र्क है। गणेश राय इज़ अ कॉमेडियन जोकर ऑफ अ सर्कस। नीरज जिम्बा इज़ अ जोकर ऑफ कार्ड्स। ताश में जोकर का महत्व आप जानते हैं, वही हम है, और वो सर्कस का जोकर है, एंटरटेन करता है। और 5 साल कर लेगा। इतवार के दिन में देखिए ना, कॉमेडी करता है हमेशा। सुबह उनका कॉमेडी सर्कस चलता है, सिर्फ इतवार को करते हैं, फेसबुक में करते हैं। मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव हूँ। जी सर। हाँ, सवाल जवाब तो बहुत हो चुके। हाँ हाँ फाइनली मेरा एक सवाल है जी। कि
आज इंटरनेशनल लेबर डे है हाँ और उत्तर बंगाल और पहाड़ में चाय बागान श्रमिकों की स्थिति काफ़ी नाजुक है। जी जी कई बार बैठकें हो चुकी है, जी लेकिन मजदूरी के नाम पर अभी आज भी 250 रुपये उन्हें मिलते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर आप उन बागान श्रमिकों के लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत दुख होता है। आज इंटरनेशनल लेबर डे है, लेबर जस्टिस का डे है, लेकिन हमारा लेबर अभी तक ये बहुत गंभीर विषय वस्तु है। और दार्जिलिंग तो पूरा लेबर इंसेंटिव जगह है, टी गार्डन का इश्यूज़ है, दीर्घकालीन इशू है। हाँ, दार्जिलिंग में तो ये मिनिमम वेजेस के लिए चल रहा है। अभी ये सब चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन आना पड़ेगा। बंगाल में भी परिवर्तन आना पड़ेगा, आसाम में आ गया। परिवर्तन कब आएगा? जब अब पर हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। अभी हवा चल गया है, अभी ये हवा चल गया है, सत्ता परिवर्तन का हवा दिखाई दे रहा है, लहर दिखाई दे रहा है। ये आपको लगता नहीं है कि इसमें राजनीति हो रही है? राजनीति होगा, राजनीति होना ही चाहिए, अच्छा राजनीति होना क्योंकि चाहिए। 250 बुरा रुपये राजनीति के कारण, बुरा राजनीति के कारण ये परिणाम है। अगर अच्छा राजनीति होगा तो अच्छा ही परिणाम आएगा, और इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा कीजिएगा। और हम लोग का तो अलग इश्यूज़ है, पहाड़ का अलग इश्यूज़ है, इधर का इश्यूज़ अलग है, लेकिन लेबर तो लेबर है। और अंतर्राष्ट्रीय मे डे के दिन में यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा सरकार लाइए, पॉपुलर सरकार लाइए, जो अच्छा काम। आप देखिए, लेबर लोग देखिए गुजरात में क्या रहा है, जहाँ पे बीजेपी स्टेट्स में है, इवन सिक्किम में देखें ना आप, लेबर को कैसा उनका सहूलियत है, कैसा ट्रीटमेंट है। और इधर वहीं 5-6 किलोमीटर पार इधर में हमारा लेबर को कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या सिक्योरिटी है, वो कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ अभी तो सहानुभूति है और हमारा लड़ाई भी है। तो कुछ सत्ता परिवर्तन करना ही पड़ेगा आपको। लेबर का हक और अधिकार के लिए नया सरकार को लाना ही पड़ेगा, जो सेंसिटिव हो, सिर्फ लेबर को वोट बैंक की मशीन की तरह ना चलाता हो। लेबर को बढ़ाना, डेवलपमेंट सच्ची मायने में ही है कि अगर लेबर का बेटा अगर ऑफिसर बनेगा तो डेवलपमेंट होगा ना। रास्ता बनाने से, सड़क बनाने से, 2-3 प्रोजेक्ट लगा के ये फ्री इंसेंटिव, फ्री बीज बांटने से गरीब गरीब ही रहेगा। अगर लेबर का बेटा अच्छा डॉक्टरी पढ़ सके, इंजीनियर पढ़ सके, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, तो ये सब हो सकता है। दार्जिलिंग की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? दार्जिलिंग का जनता के ऊपर तो हम तो लेबर ही है। हमारा बाप लेबर, दादा लेबर, नाती लेबर, पलाती लेबर, खलाती, ये सब लेबर। हमारा टी गार्डन तो ये लेबर जन्माने का, 30 से ज़्यादा हमको लेबर बनाने का फैक्ट्री हो गया। गेट अंदर में एक संसार है, गेट बाहर एक संसार है। गेट अंदर में जो संसार है मैनेजमेंट का, वो तो समृद्ध हो गया। जो गेट के अंदर रहता है मालिक वर्ग, जो हमारा मालिक वर्ग है, उनका संसार अलग है। और गेट बाहर के संसार जो है गरीब तबके के लोग, लेबर, उनका संसार अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा प्री ब्रिटिश टाइम था अभी भी यही कंडीशन है। उधर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होता था, अभी वो फैसिलिटीज़ भी धीमी घट गया है। तो क्या कहेगा, चेंज लाना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, सरकारों को बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। नीरज जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बागान मालिक हमेशा घाटे का बात कर करके मजदूरी कम देते हैं, प्लस जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो बोनस के नाम पर बागान तक बंद हो जाते हैं और पूजा के समय मजदूरों के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन क्या आने वाले समय में, जब अगर आप कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, सत्ता परिवर्तन के बाद इस स्थिति में बदलाव होगा, क्या मालिक उस समय फिर घाटे का बहाना नहीं बनाएंगे? देखिए, ये तो बिजनेस का सवाल है, घाटे नुकसान, लेकिन दिस हैज़ टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड वेरी ह्यूमनली, वेरी सेंसिटिवली। और दार्जिलिंग पहाड़ में ये बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। ये टी गार्डन्स का पॉलिसीज़ जो है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, टी गार्डन पॉलिसी, इसको चेंज लाना पड़ेगा। अभी टी गार्डन के कारण अब अगर हम इसको एनालाइज करेंगे, इसको रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन में देखेंगे तो कितना हानि हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सब को एनालाइज करके इसको देखना पड़ेगा। और एक ड्रास्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। टी गार्डन ही रखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा,
ये सब चीज़ है, इसके लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, हमारा हाथ में होना चाहिए। लेजिस्लेटिव पावर्स हमारा हाथ में, कानून बनाने का क्षमता, पॉलिसीज़ बनाने का, ये सब हमारा अगर हाथ में है। इधर में तो कलकत्ता का जिम्मा दे रखा है। दे आर इनसेंसिटिव पीपल, वो हमारा समस्या नहीं बुझेगा, नहीं समझेगा, सॉरी, दे आर इनसेंसिटिव। वो बहुत दूर में, उसको सिर्फ हिसाब किताब प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम है, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, लॉस हो ना हो। तो ये हम लोग अगर खुद हैंडल करेंगे, खुद इसके ऊपर पॉलिसी बना सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, तो हमारा पॉलिसी चेंज होगा। दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर, दैट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, पीपल सेंट्रिक होगा, ना कि बिजनेस इकोनॉमिक सेंट्रिक। अभी तो प्रॉफिट बिफोर पीपल है, हमारा पीपल बिफोर प्रॉफिट होगा। थैंक यू। थैंक यू। तो आपके साथ जो बातचीत हुई, मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आप जो जवाब देते हैं मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेबाक है और आप छुपाते कम है। मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है। आपका हिंदी कमज़ोर मुझे तो नहीं लगा किसी भी मेरा एंगल से। कमज़ोर है। बहुत बढ़िया था आपका हिंदी। अगर मैं आई वुड हैव, मैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन जो बोलते, बहुत चीज़ मैं कहना चाहता था, अगर मैं अपना लैंग्वेज में या अंग्रेजी में बोल पाता तो इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। कितना ऐसा जवाब था जो बहन लोग ने पूछा, सर ने पूछा, आई वुड हैव आंसर दैट बेटर इन इंग्लिश, द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन हिंदी में मेरे को टटोलते बटोलते मेरा आधा वो आ गया। आई विल डेफिनेटली प्रॉमिस यू टू डू टू थिंग्स। एक, हम बांग्ला इम्प्रूव करेंगे। आई वांटेड टू मेक अ मेड इन स्पीच इन बंगाली इन 2006। मैंने प्रॉमिस भी किया है स्पीकर साहब को, जब हम आएंगे अगले बार तो आई विल स्पीक इन बंगाली, आई विल मेक अ मेड इन स्पीच इन बंगाली। আমি অল্প অল্প জানি, একটু জানি, दैट इज ऑल आई नो। लेकिन आई विल हैव टू ट्यूटर माई सेल्फ। मेरे को प्रयास करना पड़ेगा, माहौल में ढालना पड़ेगा। और हिंदी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी वीडियोस देखता हूँ, खबर समय देखता हूँ, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस विद द रिपोर्टर केवल तामंग। इतना फ्लुएंटली, इतना कमांडिंग बोलते हैं, उसका वीडियोस में देखता हूँ। आपका अभी उसको हमने भेज दिया सिक्किम। वो बहुत सिक्किम अच्छा, में बहुत अभी। अच्छा एक्सप्लोर करेगा। Explore यू कर हैव रहा है। ट्राई टू एक्सप्लोर केवल तामंग। Explore, हाँ, प्रतिभा को उसकी जगह हाँ, दिखानी very पड़ती good, है, sir, ताकि very वो good. अपने आप में, अभी उसके ऊपर में इंडिपेंडेंट चार्ज Correct, है, correct, वो खुद देख रहा है उस correct, चीज को। correct. तो अब चलते चलते एक सवाल मेरे जहन में आया है। आपने बार बार 6 शेड्यूल के ऊपर ही प्रेशर किया है। आप सपनों की बात करें तो क्या 6 शेड्यूल के अंदर ही आके आप आत्मा सेटिस्फाइड है, है? आत्मा है, आप 6 शेड्यूल में सेटिस्फाइड आत्मा है, शरीर का आत्मा है। गोरखालैंड शरीर है तो 6 शेड्यूल आत्मा है। यूटी शरीर है तो 6 शेड्यूल आत्मा है। इसमें वो चीज़ है, आत्मा, बिना आत्मा के शरीर नहीं चल सकता। आज क्यों लद्दाख को तो यूटी दिया गया था, 6 शेड्यूल का राग क्यों अलाप रहा है लद्दाखी? सोनाम वांगचू क्यों पैदल यात्रा कर रहा है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों बर्फ जैसा जम रहा है? कुछ तो है 6 शेड्यूल में। अरुणाचल इज अ कैटेगरी ए स्टेट एंड अ फुल फ्लेजेड स्टेट। कैटेगरी ए स्टेट, फुल फ्लेजेड स्टेट, फिर भी अरुणाचल गवर्नमेंट का कैबिनेट डिसीजन हुआ कि उसको 6 शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया जाए। आज जहाँ जहाँ भी 6 शेड्यूल लागू है, बीटीसी, मऊ ऑटोनॉमस काउंसिल, लूसा हिल्स, गारो हिल, जैद, उसमें कभी विच्छिन्नवादी का बात नहीं हुआ, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुआ, शांति है, क्योंकि दैट वो आत्मा है। लैंड इंक्रोचमेंट का वो नहीं है, लैंड का प्रोटेक्शन है। 6 शेड्यूल ऐसे ही सुभाष घिसिंग जी ने नहीं बताया, सब ढूंढ के संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, जो हनुमान जी ने लाया था लक्ष्मण जी को। गोरखा तो मरेंसिल अवस्था में, ममता दीदी या किसी ने बांध लगा दिया, नाग बांध दे दिया, अभी गया है कोमा पे। अभी जगाना तो पहले पड़ेगा, पहले जगाने के लिए वो 6 शेड्यूल का ओखती उसको खिलाना पड़ेगा। दार्जिलिंग की अभी चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? यही दिल्ली में बात हो रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल MHA, पॉलिटिकल अस्पताल, न्यायिक अस्पताल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चिकित्सालय का अगर बात करेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। पॉलिटिकल अस्पताल का बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वहाँ पे हमारा बात चल रहा है, दार्जिलिंग को, पहाड़ को कैसे स्टेबल किया जाए। अभी डायलिसिस का स्थिति है, डायलिसिस का अभी तो ममता जी ने अभी वो वेंटिलेटर पे रखा है, वेंटिलेटर। और जीटीए की कार्यप्रणाली, वेंटिलेटर, जीटीए इज इन वेंटिलेटर। वेंटिलेटर में किसी दिन ममता जी उठा लेगा तो चला जाएगा, जीटीए नहीं रहेगा। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए
हम लोग दिल्ली में बात कर रहे हैं एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। दार्जिलिंग को पहले खड़ा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल ट्रीटमेंट दिल्ली में बात हो रहा है और पॉलिटिकल ट्रीटमेंट का डायगोनाइज भी हो गया है, डायगोनाइज हो गया है। दार्जिलिंग पहाड़ का समस्या डायगोनाइज हो गया है और इसका उपचार के ऊपर बात हो रहा है और सब हम लोग सहमत थे कि यही ट्रीटमेंट ठीक है और उस ट्रीटमेंट के ऊपर अब अखोती देगा, अखोती मेडिसिन देगा। मेडिसिन तो थोड़ा कड़वा होता है ना, तो अब कौन लेगा वो मेडिसिन? मेडिसिन तो थोड़ा कड़वा होगा, कौन लेगा? भाग जाएगा। सागर मंथन आप लोग हुआ मतलब था, किसी जांच व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप लोग, जैसे ईडी, सीबीआई, ये सब के बारे ये में अलग बोल बात रहे है, हैं। वो फिर आप अलग उसी तरह की ना, वो तो ट्रीटमेंट की प्रेशर बात कर रहे हैं। नापना, ब्लड टेस्ट करना है। ईडी अच्छा। सीबीआई वो अलग बात है, कोर ट्रीटमेंट का हम बात कर रहे हैं। ईडी सीबीआई तो रूटीन वर्क है, जहाँ पे करप्शन है वो तो होना ही चाहिए। दैट्स अ रूटीन वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ईडी जांच, सीबीआई जांच कहीं भी हो, वो तो रूटीन वर्क है। अभी इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ ना किया जाए, ये मेरा चाहना है। लेकिन पहाड़ का जो डायगोनाइज हुआ है उसका ट्रीटमेंट हम दिल्ली में बात कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सुझाव दिया है, हमारा सब रिपोर्ट देख के इसका अच्छा ही ट्रीटमेंट होगा। पहले उसको खड़ा करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बातें हुई आपके साथ। अब मैं इन बातों को अलग रखता हूं और सबसे बढ़िया बात मुझे एक लगी कि आप बहुत फिट हैं। अभी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप क्या खाते क्या हैं? मैं 128 किलो था ज़्यादा खा के। अभी क्या खाते हैं? पहले मैं सिर्फ नाश्ता करता था, अभी आस्था करने लगा। कर दूं क्या यहाँ पे भी? जहाँ बैठा मैं अभी आस्था करता हूँ। आपका जो जीवन शैली है और आपको जो हम लोग देखते रहते हैं, आज मेरा ऐसे कई बार आपसे मिलना हुआ है, लेकिन आज पहली बार इतना समय एकदम। आमने सामने बैठ के हम लोगों ने Thank you बातचीत so की much. है। ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि मेरा- आपके बारे में जो सुना था, जी। मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा आप परिपक्व हैं। आप बहुत बड़े माने आपका जो विचार है, विचारधारा है, आपका जो ब्रेन है, वह मुझे लगता है पूरा एकदम सख्त तौर पे राजनीति के लिए बना हुआ है। ये आज समझ में आ रहा है Thank you मुझे। so much. और शुभकामनाएं हैं कि Thank you. दार्जिलिंग को अगर आप मिले हैं तो आपके रूप में अगर समाज सेवा भी आप करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दार्जिलिंग का भला ही होगा। Thank you so और much. हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। बाकी तो जनता के ऊपर है कि वो आपको चुने Absolutely. या न चुने, आपका कार्य कैसा हुआ है, आपने जो बोला है वो सही है या नहीं, ये जनता तय करेगी, हम तय नहीं करते। लेकिन अग्रिम शुभकामनाएं हैं। अगर आगे इलेक्शन में आप खड़े होते हैं तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं Thank you so कैंडिडेट much. के लिए। अब Thank जीते you हैं या so न much. जीते वो आपके Thank ऊपर you. है। तो आज इतना समय देने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। और हमारे और भी जो कार्यक्रम है जी। उसमें भी कभी अगर आपको आमंत्रण देता हूं, जरूर Thank आने you का so कोशिश much. कीजिएगा, क्योंकि इस Privilege. बार एक लंबे अंतराल के बाद आए हैं हमारे पास। आप लगभग 1 साल के बाद आए जी हैं। जी जी। तो दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम को देखिए और आपको समझ में आएगा कि नीरज जिम्बा जी ने कितनी खुलकर बात की या छिपाई कुछ बातें, या गोरखालैंड के मुद्दे पर क्या बातें की, दार्जिलिंग की जो समस्याएं हैं उनको लेकर किस तरह से बात की। तो आने वाले समय में क्या दार्जिलिंग की समस्या का समाधान होगा, इस बात का भी रहस्य इस पूरे वीडियो में छिपा है। तो आप जिन लोगों ने इस वीडियो को मिस किया है वो पूरा वीडियो देखिएगा, जहां नीरज जी ने हर एक बात पर स्पष्ट तौर पे कहा है। इन्होंने कहा कि मेरी हिंदी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनका जो भावना थी इन्होंने खुलकर उसको स्पष्ट तौर पर कहने की कोशिश की है। तो आप हमारे हर कार्यक्रम को यूं ही प्रेम देते रहिए और देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।